हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू AKS डेस्टिनी क्लासेस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेशनल इनकम में मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। और हाँ, प्रीवियस क्लास में हमने नेशनल इनकम के कुछ बेसिक टर्म्स पढ़े थे और कन्वर्जन पढ़ा था। आज हमें ये टॉपिक कंप्लीट करना है। और हाँ, उससे पहले हमें ये समझना है बच्चों कि आखिरकार ये नेशनल इनकम है क्या। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है और आज भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो देखो, नेशनल इनकम का सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो भी हमारे रेसिडेंट यानी हमारे जो नॉर्मल रेसिडेंट हैं हमारे कंट्री में या आउटसाइड कंट्री, जो भी टोटल पैसा अर्न करते हैं उसी को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। यानी हमारे डोमेस्टिक इनकम, यानी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे देश के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स के द्वारा, और प्लस हमारे नॉर्मल रेसिडेंट जो विदेशों से पैसा अर्न कर रहे हैं, उन सबको जोड़ा जाए तो नेशनल इनकम आ जाता है। और इसको कैलकुलेट करने के ये 3 डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनके जरिए नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले इनकम मेथड है, देन एक्सपेंडिचर मेथड है, देन वैल्यू एडेड मेथड है। अभी हम लोग देखते हैं बच्चों नेशनल इनकम है क्या। तो जैसे यहाँ पे देखो, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो मैंने बताया था आप लोग को, बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, यानी हमारे जो भी नॉर्मल रेसिडेंट हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ओके, अब जैसे यहां देखा जाए कि इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, आखिरकार ये क्या है। तो जैसे अगर देखा जाए इनकम मेथड में सारे लोगों की इनकम को प्लस करके जो भी लोग डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से अर्न करते हैं, कंट्री की इनकम कैलकुलेट करी जाती है। और एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है, देखो अगर लोगों की इनकम नहीं पता लग रही तो देश की टोटल एक्सपेंडिचर देख के भी इनकम निकाली जा सकती है। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, अगर कोई आदमी है और उसकी इनकम हमें पता करनी है, अगर वो अपनी सैलरी बता दे या अपनी इनकम बता दे तो हमें तो पता लग जाएगा। लेकिन अगर वो इनकम नहीं बता रहा है तो उसकी लाइफ स्टाइल या उसके खर्चे देख के भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी इतनी इनकम होगी। तो वही बच्चे यहाँ पे है कि एक्सपेंडिचर मेथड के जरिए भी नेशनल इनकम निकाली जा सकती है। ओके, उसके बाद है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में जो भी एंटरप्राइजेस गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें जो भी वैल्यूज इंक्रीज करते हैं उनको भी जोड़ के देश की नेशनल इनकम निकाली जा सकती है। इनको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, जिससे हमारा टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। और हाँ, एक बात और बच्चों, ये तीनों इनकम जो निकालने का जो काम करता है हमारे देश का, वो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन करता है, जिसको हम CSO भी बोलते हैं। ओके, तो लेकिन बच्चों आज हमें पढ़ना है इनकम मेथड, और इनकम मेथड के जरिए हम पता करेंगे कि लोगों की इनकम कैसे निकाली जा सकती है। उससे पहले एक और आप लोगों को बात समझ लेना है कि जब हम इनकम मेथड लगाएंगे तो हमारा कैलकुलेट होगा NDP@FC। एक्सपेंडिचर मेथड लगाएंगे तो हमारा कैलकुलेट होगा GDP@MP। और वैल्यू एडेड भी मेथड लगाएंगे तब भी हमारा GDP@MP ही कैलकुलेट होगा, यानी कि GVA@MP भी बोला जाता है इसे। ओके, लेकिन यहां पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेशनल इनकम का सिंबल NNP@FC होता है। देखो मैं यहां दोबारा लिख रहा हूं, NNP@FC होता है नेशनल इनकम। अब बात है, इसको तो हम बोलते हैं नेशनल इनकम, लेकिन बच्चों इन तीनों मेथड से अगर देखा जाए तो क्या एग्जैक्ट नेशनल इनकम आ रहा है। यहां से तो NDP@FC आ रहा है, यहां से GDP@MP आ रहा है, और यहां पे GDP@MP। तो यानी ये बात नहीं आ रही, यहां पे D का फर्क है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो देखो, अगर मैं बात करूं सिंपल सी कि हमारे घर में रोटी बनती है बच्चे, तो क्या वो रोटी किसी प्लांट से होके आती है या डायरेक्ट प्लांट पे होती है किसी? नहीं बच्चे, बिल्कुल नहीं। प्लांट पे तो पहले गेहूं होता है यानी व्हीट, उसके बाद उसको आटे में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद फिर वो हमारे घर में आता है आटा, और उससे फिर वो रोटी में कन्वर्ट हो जाता है। सो इन द सेम वे बच्चे, इन तीनों फॉर्मूलों से ये कंटेंट आएंगे और फिर इन कंटेंट्स को हम NNP@FC में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है, कन्वर्जन का टेक्निक। आज भी मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आपको सॉल्व करके बताऊंगा। और हाँ, एक बात और बच्चों, जिस बच्चे ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है प्लीज वो देख लो, जिससे कि आपको ये टॉपिक और भी अच्छे से समझ में आए।
ओके, तो अब आते हैं हम इनकम मेथड पर। तो इनकम मेथड जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि इसमें लोगों की सारी इनकम ली होगी। देखो, लोग काफी तरीके से पैसा अर्न करते हैं, एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है लोगों का। कुछ लोग कोई काम करते हैं, कुछ लोग कोई काम करते हैं, वो सारी बातें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जैसे देखो यहाँ पे लिखा है इनकम रिसीव्ड बाय ऑल द रेसिडेंट, यानी नॉर्मल रेसिडेंट जो हमारे कंट्री के हैं, ऑफ अ कंट्री फॉर देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज, यानी हमारे कंट्री के जो भी नॉर्मल रेसिडेंट हैं वो जो टोटल प्रोडक्टिव सर्विसेज से जो टोटल पैसा अर्न कर रहे हैं उसी को इनकम मेथड में कंसीडर किया जाएगा। जैसे देखो, अब इनकम मेथड हम कैलकुलेट कर रहे हैं जहां पे है एनडीपी एट एफसी, जो मैंने पहले भी बताया था कि जब इनकम मेथड फॉलो करेंगे तो एनडीपी एट एफसी ही आएगा। तो ये है एनडीपी एट एफसी और इसका फॉर्मूला होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। अब इन तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखो, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जैसे नाम से ही लग रहा है कि एम्प्लॉयज को कॉम्पनसेशन मिल रहा है। तो अगर कोई एम्प्लॉय जाके किसी कंपनी में वर्क करता है और पैसा वहां से कमाता है तो उसी को बोलते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी उसने जाके अपने लाइफ का कुछ टाइम उस ऑर्गेनाइजेशन में दिया तो उसके बदले उसको कॉम्पनसेशन क्या मिला? सैलरी, वेजेज एंड सैलरी। तो जो भी पैसा मिल रहा है वही कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आएगा। और इसके कुछ कंटेंट जो आपके क्वेश्चन में हो सकते हैं, जैसे देखो, वेजेज सैलरी पेड इन कैश, अगर वेजेज और सैलरी जहां पे काम कर रहा है कैश में मिल रहा है तो इसमें आएगा। लेकिन बच्चे, वेजेज सैलरी पेड इन काइंड भी आता है, जिसमें काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस सैलरी के साथ साथ और भी चीजें प्रोवाइड करते हैं, जैसे अकोमोडेशन देते हैं, यानी घर देते हैं रहने के लिए, फ्री कार देते हैं, फ्री मेडिकल फैसिलिटी देते हैं, फ्री स्कूल्स भी प्रोवाइड करते हैं, फ्री ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। तो कंपनियां काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी प्रोवाइड करती हैं जो कि वेजेज एंड सैलरी पेड इन काइंड में आएगा। उसके बाद आता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, यानी कि जो कंपनी के जो ओनर्स होते हैं अपने एम्प्लॉयज़ की सिक्योरिटी के लिए प्रोविडेंट फंड क्रिएट करते हैं, ग्रेच्युटी फंड बनाते हैं, जिससे कि उनको एक टाइम पीरियड के बाद एक बड़ा अमाउंट मिले, जिससे कि वो अपनी लाइफ को अच्छे से सरवाइव कर सके। जैसे देखो यहाँ लिखा भी है कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, यानी कि एक प्रोविडेंट फंड बना रहे हैं जो रिटायरमेंट वगैरह के टाइम पे मिलेगा, जिससे कि वो अपनी आगे की लाइफ को अच्छे से सरवाइव कर ले। या ग्रेच्युटी, यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय हमारे पास लंबे समय के लिए वर्क कर रहा है तो उसके लिए ग्रेच्युटी क्रिएट किया जाता है, मिनिमम 5 ईयर होता है बच्चों इसमें। इसके बाद लेबर वेलफेयर फंड में भी पैसा डाला जाता है जो कि एम्प्लॉयज की बेनिफिट्स के लिए क्रिएट किया जाता है। तो यहां हमने देखा कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में ये तीनों कंटेंट आते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्वेश्चन में अगर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया है, वेल एंड गुड, हमारे फॉर्मूले में यही तो चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं दिया तब क्या करेंगे? तब हम तीनों को प्लस करेंगे। ये तीनों कंटेंट हो सकते हैं क्वेश्चन में, और इन तीनों को प्लस करके ये कैलकुलेट करोगे और फिर यहां पे वैल्यू पुट करोगे। याद रखो, हो सकता है इसमें 2 ही हो तो 2 ही प्लस कर देना, वो इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। लेकिन समटाइम्स क्वेश्चन में आप देखोगे कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय भी है और साथ में ये भी है, तो बच्चे फिर हेड ऑफ द फैमिली जाते हैं। इनसे क्या मतलब है? जो चाहिए वो पहले ही दे रखा है तो हम उसी को ले लेंगे। लेकिन अगर ये नहीं दिया है और ये तीनों दिए हुए हैं तो हम इन तीनों को प्लस करेंगे और फिर हमारा ये कैलकुलेट हो जाएगा और फिर हम यहाँ पे वैल्यू अप्लाई कर देंगे। ओके, उसके बाद आते हैं हम ऑपरेटिंग सरप्लस पर बच्चों। तो ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है, काफी सारे लोग रेंट इनकम भी करते हैं, काफी सारे लोग रॉयल्टी इनकम भी करते हैं। रेंट पहले बता देता हूं, जब लोग अपना मकान किराए पे उठाते हैं और वहां से कुछ पैसा अर्न कर रहे हैं तो रेंट इनकम आ गया। रॉयल्टी इनकम, काफी सारे लोग बुक लिख देते हैं, कुछ मूवीज बना देते हैं, तो उस पर जो इनकम होती है वो रॉयल्टी होती है, तो वो आ गया बच्चों। उसके बाद आता है इंटरेस्ट, काफी सारे लोग मनी लैंड करते हैं दूसरों को और उससे इंटरेस्ट अर्न करते हैं, वो यहां पे आ गया। उसके बाद है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में कॉर्पोरेट टैक्स आता है, जैसे कंपनियां गवर्नमेंट को टैक्स भरती हैं तो गवर्नमेंट के लिए इनकम है। डिविडेंड, जब कंपनीज अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसे डिविडेंड बोलते हैं। रिटेन्ड अर्निंग, यानी जो कंपनीज होती हैं अपने कंपनी का सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर में ना बांट के कुछ प्रॉफिट शेयर होल्डर में बांटती हैं और कुछ प्रॉफिट अपने पास रखती हैं कुछ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए, तो उसे हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। तो ये प्रॉफिट के कुछ पार्ट हैं। तो मैंने ये बोला कि देखो, लोगों का
कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय तो सोर्स ऑफ इनकम हो ही सकता है, साथ में ये भी हो सकता है, तो ये भी इनकम सोर्स है, तो ये भी ऐड किए जाएंगे। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है तो वेल एंड गुड, वो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया तो इन सबको ऐड करना पड़ेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी, और फिर वो ऑपरेटिंग सरप्लस के बराबर आएगा और फिर वो वैल्यू पुट होगी। और अगर मान लो ऑपरेटिंग सरप्लस भी है और ये चारों भी हैं, तब क्या करेंगे? तो फिर हम हेड ऑफ द फैमिली पे जाएंगे। हमें इनसे क्या मतलब है? इससे मतलब है, और इसी को उठा के वहां पे रख देंगे, बाकियों को छोड़ देंगे। ओके, ऐसा ही केस कुछ प्रॉफिट के पार्ट में भी होगा। आप मैक्सिमम टाइम देखोगे क्वेश्चन में आता है ऐसा क्वेश्चन कि ये चारों पार्ट होते हैं या 3 पार्ट होते हैं जिसमें प्रॉफिट भी होता है और प्रॉफिट के साथ ये भी होते हैं। तो बच्चे, जब प्रॉफिट दे रखा है तो इनकी क्या जरूरत है? ये तो प्रॉफिट के कंटेंट है, ये सारे ही प्रॉफिट के कंटेंट है, तो हम प्रॉफिट ले लेंगे, इनको नहीं लेंगे। लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं दिया तो इनको लेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है प्रॉफिट भी होता है और ये भी होते हैं, तो बच्चे फिर हेड ऑफ द फैमिली जाएंगे और इसे टेक करेंगे। तो ये है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो अभी तक हमने 2 सोर्सेस पढ़े कि लोग जॉब करके जो पैसा अर्न करते हैं, उसके बाद हमने देखा कि लोगों का अदर सोर्स ऑफ इनकम रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट भी हो सकता है। इसके बाद है मिक्स्ड इनकम। अब देखो, जैसे हमारे देश में बड़े सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं जो खुद का काम करते हैं। जैसे मैं कहता हूं एक डॉक्टर ने क्लिनिक ओपन कर रखा है तो वहां से अर्न कर रहा है, वो उसका खुद का काम है। एक हॉकर ने कहीं पे अपनी ठेली लगा रखी है, वहां से कमा रहा है, वो उसका काम है। वो किसी के अंदर नौकरी नहीं कर रहे, वो खुद का काम कर रहे हैं। एक शॉपकीपर ने अपनी शॉप खोली हुई है, वो वहां से पैसे अर्न कर रहे हैं। तो वो सारी इनकम हमारी मिक्स्ड इनकम में आती है। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है प्रोडक्टिव सर्विसेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस, जो लोग खुद का वर्क करते हैं। जैसे एग्जांपल में है डॉक्टर्स और स्मॉल शॉपकीपर्स, जो मैंने आपको बताया। तो देखो, अगर हम इनकम मेथड की बात करें तो इनकम मेथड में हमें देखना होता है कि लोग कितने तरीके से पैसे अर्न कर सकते हैं, और ये सारे तरीके यहाँ पे हैं। लोग जॉब करके अर्न कर सकते हैं, कुछ डिफरेंट सोर्सेज हैं, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और उसके बाद मिक्स्ड इनकम। और इन सबको जोड़ देंगे तो हमारा एनडीपीएटीएफ आ जाएगा, और फिर इसको कन्वर्ट करके हम नेशनल इनकम में इजीली ला सकते हैं। अब बच्चों, इसको अच्छे से समझने के लिए एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करते हैं, तब ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब हम इस क्वेश्चन की हेल्प से इस टॉपिक को और अच्छे से समझते हैं। लेकिन उससे पहले आपको यह समझना है प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड, यानी कुछ ऐसी इनकम्स भी हैं जो इनकम मेथड में नहीं आती। जैसे दे रखा है सेकेंड हैंड गुड्स, अगर सेकेंड हैंड गुड्स से कोई इनकम हो रही है तो वो नहीं आएगी इनकम मेथड में। विंडफॉल गेन, जैसे हॉर्स रेट्स हो गया या लॉटरी इनकम हो गई, तो ये चीजें भी नहीं आती। उसके बाद है इलीगल एक्टिविटी, अगर कोई इलीगल एक्टिविटी से अर्न करता है तो वो भी नहीं आता है। उसके बाद है फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स यानी शेयर डिवेंचर से अगर कोई अर्न कर रहा है तो वो भी नहीं आएगा। और या फिर आता है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम का मतलब होता है कि बिना फैक्टर सर्विसेज दिए जो इनकम अर्न करते हैं उसे हम ट्रांसफर इनकम कहते हैं। जैसे स्कॉलरशिप हो गया, ओल्ड एज पेंशन हो गया, तो वो इनकम भी यहां पर नहीं आती है। तो आपको याद रखना है कि ये कुछ कंटेंट हैं जो कि इनकम मेथड में नहीं आते हैं। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है SWIFT, स्विफ्ट, यानी वही जो आप समझ गए, कार का नाम भी है और यहाँ पे स्विफ्ट एक टेक्निक भी है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसा कि आप जानते हो, इनकम मेथड का फॉर्मूला होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ये मैंने शॉर्ट में लिखे हुए हैं। अब हम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को देखते हैं। इसमें कहीं है बच्चों? तो मुझे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय तो नहीं दिख रहा। अब हम इसके कंटेंट देखते हैं, जो इसके कुछ कंटेंट हैं। जैसे कि इसके अगर कंटेंट देखेंगे तो एक तो वेजेज एंड सैलरी दिख रहा है हमें, और दूसरा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन दिख रहा है, और थर्ड कंटेंट नहीं है। ये 2 कंटेंट है यहाँ पे, वेजेज एंड सैलरी और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। तो ये दोनों आप लिख दो, यानी कि 500 है हमारा वेजेज एंड सैलरीज एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम 50 रुपीज ये है। ओके, उसके बाद देखते हैं हम ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस है इसमें कहीं? देखो बच्चों, ऑपरेटिंग सरप्लस, हाँ ये रहा। ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है जो कि 900 है।
अगर सपोज करो ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं होता तो उसके कंटेंट देखते जो कि होते हैं रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी। उसके बाद आते हैं हम मिक्स्ड इनकम पर, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड वाली इनकम। तो ये तो ऊपर ही दे रखी है बच्चों, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड यानी 200। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। बाकी चीजें नहीं आएंगी क्योंकि जो हमने फॉर्मूले में पढ़ा था वो कंटेंट्स हमने यहाँ पे रख दिए। उसके बाद देखो जैसे यहाँ पे दे रखा है ओल्ड एज पेंशन, हमने अभी नीचे पढ़ा था ट्रांसफर इनकम नहीं आती, तो ऐसी कुछ इनकम्स हमें नहीं कंसीडर करनी है। ओके, अब इन्हें हम जोड़ते हैं बच्चों। तो ये आता है 550 प्लस 900 प्लस 200, 1650। राइट, अब बात ये होती है कि जो नेशनल इनकम होता है उसका सिंबल होता है NNP एट FC, लेकिन यहां क्या आया है NDP एट FC, NDP एट FC। तो देखो यहां पे हम वैल्यू रखेंगे NDP एट FC। जैसा कि मैंने बताया क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कैलकुलेट नेशनल इनकम, नेशनल इनकम होता है NNP एट FC। तो वो वैल्यू हमने यहां पे रख दी, लेकिन आंसर तो यही निकला है, तो ये आंसर हमने यहां पे रखा है। अब हमें इसका करना होगा कन्वर्जन। तो जैसे आप देखो N और N सेम है तो इनका कुछ नहीं करेंगे, यहां पे D है और यहां पे N है, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए क्या करते हैं, याद करो NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है बच्चों, जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज वहां पे देख लो, आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, उसके बाद प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यहां भी वही है, तो यहां पे कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। तो जब हमने इन दोनों को मैच करा तो हमें क्या मिला, यहां पे N है और वहां पर D है, तो ये वाला तो फिक्स्ड है बच्चों, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, हमें चेंज इसको ही करना है। तो यानी कि D इसमें था और हमें N पर आना था, तो NFIA इसमें प्लस करेंगे। तो NDP एट FC आया हमारा 1650, और NFIA देख लो आप लोग कितना लिखा हुआ है इसमें, NFIA ये रहा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि NFIA इज इन माइनस साइन, माइनस में है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि NFIA माइनस में हो सकता है, तो अब आप देखो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 1640। तो ये बच्चों आया हमारा NNP एट FC यानी कि नेशनल इनकम। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं इसके आगे का मेथड जो कि है एक्सपेंडिचर मेथड। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट।